बच्चों कैसे हैं। आज हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ बताए थे, उसके आगे बताने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले हम बताए थे कि एंगल मेजर डिग्री में कैसे करते हैं, रेडियन में कैसे करते हैं, रेडियन होता क्या है। तो उसी के आगे आज हम बताने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए एक छोटा सा जो उस दिन बताए थे पिछले वीडियो में, फिर से बता देते हैं। ये x डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है 0 0। क्लियर है। अब यहां पर कोई ये पॉइंट है P, इसको मिला दिए। ये कोई पॉइंट है Q। एक्चुअल में हम जो ये सर्किल लिए हैं, सर्किल ये यूनिट रेडियस का है, R सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। तो ये जो आर्क है, ये आर्क, ये हम मान लिए x है। इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है वही रेडियन कहलाता है। इस आर्क के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो सबटेंड होगा, वही रेडियन कहलाता है। तो अगर ये आर्क 1 है, 1 यूनिट, आर्क अगर 1 यूनिट है और रेडियस भी अगर 1 यूनिट है, तो इसका जो एंगल सबटेंडेड बाई दिस आर्क जो हो जाएगा वो 1 रेडियन हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क अगर 1 यूनिट है और रेडियस अगर 1 यूनिट है तो ये आ जाएगा। तो ये हो जाता है ये 1 रेडियन। अगर यहाँ पर थीटा है तो थीटा आ जाएगा, पाई है तो पाई आ जाएगा। तो अगर केवल इतना ही है और इस आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया है, इसको अगर थीटा मान लिए तो ये थीटा रेडियन हो जाएगा। अगर ये पूरा घूम गया तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और ये कितने के बराबर होता है 2 पाई आर, और ये होता है 360 के बराबर। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो पाई हो जाएगा 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 के बराबर। ये प्रूफ किए हुए थे हम। तो ये सब चीज़ें केवल समझाने के लिए बता दिए शॉर्टकट में, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब देखिए इसी के आगे बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन जानते हैं y इक्वल टू, अगर ये एफ एक्स है तो हम कहते हैं ये f जो है ये x का फंक्शन है। वैसे ही y इक्वल टू अगर साइन x है तो ये साइन x का फंक्शन है, ये साइन x का फंक्शन है। y इक्वल टू अगर ले ले हम cos x तो ये x का फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। ये देखिए ये x है, ये x डैश है, y डैश, ये सर्किल बना लिए। यहाँ पर पॉइंट है, मान लीजिए A, ये B, ये C, ये D ले लिए, ये O हो गया ओरिजिन। और ये जो सर्किल लिए हैं इसका रेडियस है 1, ये R है 1 यूनिट, 1 यूनिट। इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0 1 0। इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर नेगेटिव, तो इधर की ओर जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा -1 0। वैसे ही ऊपर की ओर चलेंगे, ऊपर की ओर, तो ये y पर है 1,
तो ये x पे 0 0 1, वैसे ही नीचे आएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -1। तो ये सबके कोऑर्डिनेट लिख दिए हम। अब अगर कोई पॉइंट ले ले हम यहाँ पे P, कोई पॉइंट ले लिए P, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको मिलाएंगे, मान लीजिए Q है। तो देखिए हम मान लिए ये जो डिस्टेंस है ये है A, ये है B, और ये चूंकि रेडियस है R, ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो अब अगर ये A है ये B है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x पर A, y पर B। क्लियर है? और अगर ये यहां से यहां तक x आर्क है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। तो अगर ये x है तो हम फिर हाई स्कूल वाला लगाएंगे फार्मूला। ये अगर x है, ये a है, ये b है, ये 1 है, तो इसमें इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस a की वैल्यू ये a अपॉन 1, a अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x। a अपॉन 1 इज इक्वल टू cos x, दैट इज cos x इज इक्वल टू a। तो लिखेंगे यहाँ ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू हो जाएगा a। ऐसे ही b अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू b। क्लियर है इस फिगर से? फिर देखिए यहाँ cos x की वैल्यू a मिल गई, sin x की वैल्यू b मिल गई। तो अब इस पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें तो इस पॉइंट पे हम a b की जगह लिख सकते हैं cos x और sin x। a b न लिख के cos x sin x लिख सकते हैं। क्लियर है? a की वैल्यू cos x, b की वैल्यू sin x। और देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में अगर ले लें हम इन ट्रायंगल AQP, एंगल Q इज इक्वल टू 90, तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू 1 दी हुई है। अब अगर a और b की वैल्यू हम रख दें, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशन आ गया। क्लियर है? ये एक रिलेशन आ गया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। फिर देखिए इसी में आगे, अगर ये x रेडियन है, अगर ये x है, इसकी वैल्यू x है, तो ये कितना मूव कर रहा है? इस आर्क के बराबर, AP के बराबर मूव कर रहा है। अगर ये AB के बराबर मूव करेगा तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 90। अगर ये यहां से लेके यहां तक मूव करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल का मतलब इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। ये 4 भाग में डिवाइड है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। तो ये जो एंगल बना हमारा इसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। फिर देखिए यहां से यहां तक जाने में कितना एंगल कवर कर रहा है? ये 90। फिर यहां से यहां आने में कितना कवर कर रहा है? 90। मतलब यहां से यहां तक आने में 180। फिर यहां से यहां आने में 90, तो यहां से यहां आने में कितना कर रहा है? 270। और यहां से यहां आने में 360। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये 360 कवर कर रहा है तो फिर वहीं आ जा रहा है। समझ आ रहा है? अगर ये 360 कवर कर रहा है तो फिर वहीं आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम साइन 2n पाई, साइन 2n पाई प्लस x रख दें
तो इसकी वैल्यू आएगी साइन एक्स वेयर n बिलोंग्स टू z। n क्या है? n इंटीजर है। 2n पाई का मतलब कि अगर हम साइन 360 प्लस एक्स रख दें तो कहाँ जा रहे हैं? ये 360 यहाँ आया, अब प्लस एक्स, तो यहीं पहुँच गया पहले में 360 प्लस 1। क्लियर है? तो वही कह रहे हैं कि अगर 360 प्लस एक्स हो गया तो इसकी वैल्यू वही आएगी साइन एक्स। ऐसे ही अगर ये कॉस 2n पाई प्लस एक्स कर दें तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद एक रोटेशन जब आ जा रहा है तो फिर वहीं आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखिए यहां से इसको साफ करते हैं। साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी? कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी? देखिए साइन जीरो की वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1। साइन जीरो जीरो रहेगा, लेकिन कॉस जीरो रखेंगे। देखिए यहां पर आ गया है, यहां से यहां आ गया है, ये यहां आ गया है, ये जीरो है। साइन जीरो पे है, यही है, और कॉस जीरो 1 है। तो साइन जीरो हुआ, कॉस जीरो 1। हाई स्कूल में पढ़े होंगे साइन जीरो की वैल्यू। फिर साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 1, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर है? फिर देखिए साइन पाई की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1। फिर साइन 3 पाई बाई 2 ये हो जाएगा -1, कॉस 3 पाई बाई 2 ये हो जाएगा 0। साइन 2 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और कॉस 2 पाई हो जाएगा 1। क्लियर है? ये आया कहां से? ये हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, और इस फिगर को भी देखने से क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एक फिगर और बनाएंगे अभी, उससे देखिए। तो ये सब वैल्यूज हैं। कहने का मतलब इसकी वैल्यू ये आ रही है। मेन वैल्यू ये है, इसको देखिए, कॉस 0 साइन ले लेते पहले, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, साइन पाई इज इक्वल टू 0, 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1, 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये साइन 0 हो रहा है। तो साइन की वैल्यू कब 0 हो रही है? जब x की वैल्यू यहां पर अगर लिख दें ये ऐसे कि साइन x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई डॉट डॉट डॉट, वेयर अब देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं? जब इसकी वैल्यू ये है तब x की वैल्यू, तो ये 0 आ रहा है। तो इसको इन जनरल अगर लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? इसका मतलब वेयर
x इज इक्वल टू, बोलिए, x इज इक्वल टू एन पाई, x इज इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। x इज इक्वल टू एन पाई अगर होगा तब ये जीरो आएगा। x इज इक्वल टू, अगर ये एन पाई होगा, एन पाई, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा कब, जब x की वैल्यू एन पाई होगी। अगर n की वैल्यू 1 रख दिए तो पाई आ गई। क्लियर है? x की वैल्यू 1 रख दिए, अगर सॉरी n की वैल्यू 1 रख दिए तो पाई आ गई। तो साइन पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, 2 रख दिए तो 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू 0, ऐसे ही 3 पाई फिर 0, 4 पाई फिर 0। तो अगर साइन x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कि x की वैल्यू n पाई होगी। क्लियर है? जहां n जो है, n बिलोंग्स टू z, n इज एनी इंटीजर वेयर n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। थोड़ा सा दिक्कत होगा, नई चीज़ें, घबराने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू, ये सब रहेंगे। तो इतना कौन लिखेगा? हम x की वैल्यू ये लिख देंगे कि साइन x 0 तब होगा जब x की वैल्यू n पाई हो। क्लियर है? जब x की वैल्यू n पाई हो। और n क्या है? n कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी इंटीजर है। क्लियर है? अब आ जाइए कॉस पे। कॉस x इज इक्वल टू 0 अगर है तो ये कब हो रहा था? जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ रहा था, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 आ रहा था, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 आ रहा था, ऐसे ही आ रहा था। कहने का मतलब इफ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, और नहीं, एनी इंटीजर, n की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, ये आ जाएगा। तो cos x 0 होगा, इसका मतलब x की वैल्यू ये आएगी, ये मेन है। ये cos x अगर 0 है तो इसका मतलब इस x की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर। और sin x अगर 0 है तो x की वैल्यू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। क्लियर है? n बिलोंग्स टू z का मतलब n इंटीजर है। तो ये दो रिलेशन निकल गया, साइन एक्स इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू दिस एंड कॉस एक्स इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू दिस। क्लियर है? अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं, अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं। साइन एक्स कॉस एक्स रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? अब देखिए ये साइन एक्स जो है, साइन एक्स ये 1 अपॉन कॉसेक एक्स के बराबर होता है, कॉसेक एक्स। अगर हम कहें कि कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो ये होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब नहीं होगी? जब एक्स की वैल्यू n पाई होती है तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। तो ये तभी संभव है जब एक्स n पाई के बराबर ना हो। अभी बताया ना कि अगर एक्स n पाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू n पाई। क्लियर है? फिर देखिए कॉस एक्स 1 अपॉन सेक एक्स होता है, लेकिन जो सेक एक्स होता है ये जो होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, ये तभी संभव है जब कॉस एक्स 0 ना हो। और कॉस एक्स कब 0 नहीं होगा? जब एक्स की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर ना हो।
इसके बराबर न हो, क्योंकि अगर इसके बराबर हो गया तो ये 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बगल में लिख देना है कि ये x की वैल्यू इसके बराबर ना हो, यहाँ x की वैल्यू इसके बराबर ना हो, तब ये संभव है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही tan x इजिकल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये नीचे cos x है तो cos x के लिए ये होता है, ये तब संभव है जब x की वैल्यू इसके बराबर ना हो, 2n+1 π/2। क्लियर है? फिर देखिए कॉट, ये हाई स्कूल के रिलेशंस हैं लेकिन ये कंडीशन बताना जरूरी था। कॉट एक्स हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स, ये तब संभव है जब साइन एक्स 0 ना हो। तो साइन एक्स कब 0 नहीं होगा? जब ये इसके बराबर ना हो n पाई के, वेयर n क्या है? n इज एनी इंटीजर, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस आ गए। क्लियर है? फिर देखिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटी बता रहे हैं। हमारे पास एक रिलेशन निकला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में बहुत फर्क होता है। आइडेंटिटी इस x के हर मान के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा, और इक्वेशन अगर है तो वो किसी पर्टिकुलर मान के लिए उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आइडेंटिटी है, x की हर वैल्यू के लिए सही होगा। ये पहला आइडेंटिटी है। दूसरा क्या है? वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। वैसे हाई स्कूल में ये सब प्रूफ किया जा चुका है, और अगर चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। यहां देखिए ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इधर डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, 10 होता है तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। अभी बताए थे 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिखें या स्क्वायर से लिखें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये रिलेशन है, वही लिखा हुआ है यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? फिर तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इन सब की जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में। ये है आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तीनों याद रखिए, और जो इसके पहले बताए हैं वो सब याद रखिए। क्वाड्रेंट क्या होता है ये बताते हैं फिर से। क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्ट। एक्चुअल में ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट। क्वाड माने होता है फोर्थ, क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ अंश, मतलब फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट बताते हैं। फोर्थ पार्ट क्या होता है देखिए, ये बहुत जरूरी है समझ में आना। इसको ध्यान से देखिए, 0 से लेके 90 ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। फिर 0 से 90, 90 से 180 इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं 90 से 180 से 270 इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट।
इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको ऐसे भी लिखते हैं खाली 1 2 3 4 ऐसे भी लिखते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसकी वैल्यू हमें क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि जब भी हम फंक्शन लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका एंगल कहाँ पड़ रहा है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, वो इसी पे निर्भर करता है। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पर निर्भर करता है कि उस एंगल की वैल्यू निगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। क्लियर है? अब देखिए इसमें पॉजिटिव कौन कौन होता है? इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? इसमें साइन रिलेशन पॉजिटिव होता है। साइन रिलेशन, साइन का मतलब साइन, साइन और कॉसेक, साइन और 1/cosec ये साइन होता है ना, तो साइन का रिलेशन ये हो गया, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें tan पॉजिटिव होता है, tan रिलेशन, tan और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर इनकी वैल्यू यहाँ आ रही है तो वो पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें जो होता है वो कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। ये ध्यान रखने की बात है। क्लियर है? तो इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर जो भी साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट जो भी रहेगा सब पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, मतलब साइन का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होगा, टेन कॉट पॉजिटिव होगा और उसमें कॉस सेक पॉजिटिव होगा। इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे ASTC, अष्टक, अष्टक भी बोलते हैं इसको। अष्टक का मतलब अष्टक, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अष्टक बोलते हैं। चाहे जैसे आप याद रखिए, याद करने से मतलब है। ए का मतलब हुआ फर्स्ट में ए है, इसका मतलब हुआ कि इसमें ऑल पॉजिटिव हुए, ए से ऑल, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में यस लिखा हुआ है, यस का मतलब ये साइन रिलेशन पॉजिटिव, साइन और कोसाइन, साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव हो जाएंगे। थर्ड में टी लिखा है, टी मीन्स टैन, टैन और कॉट यहां लिखे हैं, टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे। और लास्ट में सी लिखा है फोर्थ में, सी का मतलब कॉस या सेक, कॉस इज इक्वल टू 1/sec होता है, तो ये और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये है याद करने का तरीका कि कब कौन सा एंगल किस में पड़ेगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये अष्टक याद रखिए। अष्टक का मतलब फर्स्ट में ए ऑल पॉजिटिव, सेकंड में एस साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और कॉसेक, कॉस और सेक पॉजिटिव। क्लियर है? ये इतना याद रखिए। फिर देखिए, ये देखिए बना रहे हैं ये y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए ये फंक्शन है, तो उसका फिगर ऐसे बनेगा। अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो उसका फिगर ऐसे बनेगा। ये बन क्यों रहा है ऐसे? साइन जीरो की वैल्यू कितनी थी? साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन π/2 90 की वैल्यू थी 1, तो साइन जीरो, ये जीरो है तो ये जीरो, तो जीरो हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये π/2। तो ये जीरो पर जीरो, जीरो एंगल पर जीरो वैल्यू है, π/2 पर ये 1 है, 1 है, पाई पर फिर जीरो, फिर यहाँ पर -1 है, ऊपर +1 नीचे -1। फिर जब यहाँ से गया यहाँ, ये पाई था, पाई और ये π/2, पाई प्लस π/2, 3π/2। क्लियर है? तो ये 3π/2 था, 3π/2, 3π/2।
फिर ये यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा 2 पाई, फिर यहाँ आ गया 2 पाई प्लस पाई तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2। तो ऐसे ही ये बनता जाएगा, 0 पर 0 है, पाई बाई 2 पर 1 है, 0 फिर कहाँ आ गया, जहाँ पाई पर है उस पर फिर 0 आ गया, 3 पाई बाई 2 पर -1 आ गया। तो कहने का मतलब ये इसी के 0 1 -1 इसी के बीच में झूल रहा है, इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो अब अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, 0 से 1 जा रहा है। तो ये जो फंक्शन होता है साइन एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां से बढ़ा, भले बाद में ये डाउन हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आ जाइए इसमें, जब 0 था तो इसकी वैल्यू 1 थी +1, फिर यहां पर जो है जीरो पर 1 और यहां पर ये है पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर 0, फिर इधर देखिए पाई बाई 2, ये एक्चुअल में यहां से चल रहा है। तो यहां कितना है, इधर पाई बाई 2 है, इधर ये माइनस पाई बाई 2 है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है, हमको बताने से ये बताने का पर्पज है कि ये बढ़ रहा था और ये क्या है, यहां से शुरू हो रहा है, यहां से ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है cos x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर है? तो इसमें है बहुत कुछ, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में और जब कहीं आएगा तो इसको बताएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। एक चीज़ और देखते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी सी से शुरू होते हैं, सी से, ये सब फंक्शन क्या हैं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जितने भी सी से शुरू होते हैं ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जितने जैसे ये साइन है, टेन है, इस टाइप से जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? अपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे ये साइन -x है, साइन -x, तो क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहां साइन x इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर आ गया तो निगेटिव रहेगा। साइन -x ये कहां पड़ रहा है, ये अगर +x रहता तो इधर की ओर रहता, -x है, इसका मतलब इसमें है। तो साइन -x ये पड़ रहा है फोर्थ में, और फोर्थ में हम बताए थे कि केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब माइनस साइन x आ जाएगा। कॉस -x क्या हो जाएगा, कॉस -x इसी में पड़ेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देखिए टेन -x वो भी इसी में पड़ेगा, तो टेन इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, -10x। सेक -x ये भी ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें पड़ रहा है, सेक x। कॉट x माइनस के साथ तो ये हो जाएगा माइनस कॉट x। कॉसेक x माइनस के साथ तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉसेक x। तो ये क्वाड्रेंट का इंपॉर्टेंस है कि कब पॉजिटिव हो रहा है, कब निगेटिव हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए डोमेन और रेंज क्या होता है, इसको बता दे रहे हैं। इसका डोमेन और रेंज,
एक वर्ड आता है पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन का मतलब होता है, पीरियाडिक फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये एफ एक्स प्लस के है, ये एफ एक्स होगा। कब होगा? जब एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद फिर वहीं पहुंच जाए। जैसे ये चला यहां से और 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद फिर यहीं जा रहा है, 4 पाई के बाद फिर यहीं आ जाएगा, 6 पाई के बाद फिर यहीं आ जाएगा, 8 पाई के बाद फिर यहीं आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन है? पीरियडिक फंक्शन है। एक फिक्स टाइम के बाद वहीं पे आ जा रहा है, एक पीरियड कंप्लीट कर दे रहा है। क्लियर है? डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। इधर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स की कोई भी वैल्यू रख लेंगे आर। देखिए ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये रेंज है। साइन एक्स कॉस एक्स अगर है तो आर कोई भी रियल नंबर लिख लेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा। और tan x और sec x का रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर रखेंगे, लेकिन x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। तो एनी रियल नंबर अदर देन x इजिकल टू 2n + 1 π/2 रियल नंबर तो होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस दिस भी लिख सकते हैं ऐसे, r माइनस दिस ऐसे भी लिख सकते हैं कि r माइनस 2n + 1 π/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या रियल नंबर अदर देन दिस ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका जो रेंज आएगा r। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि sec 1/cos हो जाएगा और cos में ये प्रतिबंधित है, tan sin cos हो जाएगा, cos में ये प्रतिबंधित है। वैसे ही देखिए cot और cosec 1/cos होता है, 1/sin होता है, और cos/sin होता है। तो नीचे साइन नहीं होना चाहिए। साइन नहीं होने के लिए ये कंडीशन था कि रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस n पाई, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। और इसमें तो रियल नंबर होता है रेंज, लेकिन इसमें जो रेंज आएगा वो रियल नंबर में से -1 और 1 घटा देंगे, जो बचेगा वही इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कुछ चीज़ें थी जिसको बताएं हम। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और थोड़ा हाई स्कूल से हट के है, चीज़ें नई हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराएंगे समझ में नहीं आएगा। आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। कहीं कोई डाउट हो तो उसके लिए हम हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब नई हैं, हाई स्कूल में नहीं थी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत कठिन नहीं है। पढ़ते रहिए, जो पढ़ाई जा रही है उसको रिपीट करिए, तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।